हेलो एवरीवन। ये आपके क्लास 10th के इंग्लिश का जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका चैप्टर 2 है विच इज लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, इसके राइटर है आपके नेल्सन मंडेला। इनका पूरा नाम है नेल्सन रोलिहलाला मंडेला। तो सबसे पहले कहानी शुरू होती है अपार्थाइड के डेफिनेशन के साथ। अपार्थाइड क्या है? एक पॉलिटिकल सिस्टम है। याद रखिएगा, पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल मतलब रिलेटेड टू गवर्नमेंट। रिलेटेड टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मीन्स गवर्न करना, किसी भी एरिया को गवर्न करना, रूल करना। तो एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जो सेपरेट करता है लोगों को उनके कलर के बेसिस पर। कलर को रेस लिखा गया है। रेस में ब्रॉड टर्म आते हैं, आपके कई सारी चीजें आती हैं, लेकिन यहाँ साउथ अफ्रीका में जो जिस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात की जा रही है वो है स्किन कलर। स्किन कलर, ओके। तो ये क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ऐसा कौन सा इस तीनों में से जगह है जहां पर हाल ही में ये अपार्थाइड का सिस्टम खत्म हुआ है। अपार्थाइड मतलब एक पॉलिटिकल सिस्टम, यानी ऐसा सिस्टम जिसको गवर्नमेंट ने लगाया है, जिससे लोगों को सेपरेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। जैसा उनके स्किन का कलर होगा वैसा उनके साथ बिहेवियर किया जाएगा। नेल्सन मंडेला। मंडेला एक पार्टी से बिलोंग करते थे जिसका नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इनकी पार्टी का क्या नाम है? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ये पार्टी पहले से एग्जिस्ट करती थी, बाद में नेल्सन मंडेला ने इस पार्टी को ज्वाइन किया। काफी टाइम तक ये लोग अपार्थाइड के अगेंस्ट में लड़ते रहे। 30 साल तक जेल में भी ये लोग रहे हैं। और फाइनली 1994 के टाइम पर, अभी 2025 चल रहा है, और जस्ट आपके लगभग 31 ईयर्स अगो 1994 के टाइम पर मंडेला फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जीतते हैं और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बनते हैं। साउथ अफ्रीका आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सबसे नीचे में जो कंट्री है, ये जो आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका का कैपिटल है प्रिटोरिया। ठीक है, साउथ अफ्रीका का कैपिटल है प्रिटोरिया। साउथ अफ्रीका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सबसे नीचे में है। अब बात की जाए, इन्होंने जो किताब लिखा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इनकी बायोग्राफी है जो कि इन्होंने खुद लिखी है। जब आप खुद लिखते हैं अपनी जिंदगी की कहानी को, अपनी बायोग्राफी को, तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। अब इसमें ये डिस्कस कर रहे हैं अपने जिंदगी के उन किस्सों के बारे में जिसके थ्रू अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका को पर्टिकुलरली फ्रीडम मिला। तो ये जो स्टोरी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये बस उनके ऑटोबायोग्राफी का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसमें बात की जा रही है उस दिन की जिस दिन शपथ समारोह चल रहा था, यानी इनॉग्रेशन चल रहा था। तो नीचे न्यूज दिया हुआ है बीबीसी का 10 में 1994 का। मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। लगभग 300 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका जब से व्हाइट लोग रूल कर रहे थे यहाँ। मिस्टर मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है, इसने 252 सीट्स जीता है। टोटल सीट्स थे 400। जैसे हमारे कंट्री में आपको सीट्स वाले सिस्टम देखने को मिलते हैं, सीट्स दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंसी मीन्स एन एरिया जहां पर वोटिंग होता है। ठीक है, तो लगभग 400 ऐसा जगह था जहां पे वोटिंग होती थी, यानी 400 कॉन्स्टिट्यूएंसी। इट मींस 400 सीट्स, इसमें से 252 सीट्स पर इनकी पार्टी जीत गई। और ये पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन था साउथ अफ्रीका का। अब ये जो भी शपथ समारोह हो रहा था, जो भी ओथ सेरेमनी हो रहा था, इनॉग्रेशन सेरेमनी, ये प्रिटोरिया, आज के टाइम पर प्रिटोरिया मैंने आपको दिखाया, साउथ अफ्रीका का कैपिटल है प्रिटोरिया। ये आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका का कैपिटल।
तो प्रिटोरिया में एक बिल्डिंग बनी हुई है, यूनियन बिल्डिंग जिसे कहा जाता है, ठीक है। एक एम्फी थिएटर है, एम्फी थिएटर। आपने देखा होगा खुला एक मैदान होता है, जिसमें खुले मैदान में इस तरह से ये पहले रो में लोग बैठेंगे, ठीक है। फिर सेकेंड रो आएगा, इसमें थोड़ा सा ऊंचाई पर लोग होंगे बैठे हुए। फिर एक थर्ड रो आएगा, इसमें और थोड़ा ऊंचाई पर लोग बैठे रहेंगे। और इधर रहेगा स्टेज, स्टेज जिस पर ओथ टेकिंग सेरेमनी हो रही है। तो सामने जनता बैठेगी, इधर हो गया स्टेज। लेट मी शो यू हियर, एम्फी थिएटर। ओके ओके, बाद में मैं इसको ऐड कर दूंगा। ओके, वीडियो के लास्ट में एम्फी थिएटर का फोटो ऐड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निशरीज, लगभग 140 कंट्रीज से भी ज्यादा देश के जो पॉलिटिशियंस हैं या फिर उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिनको हम डिग्निशरीज कहते हैं, जो भी आपके देश की तरफ से रिप्रेजेंट करने आएगा उनको कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव, और उनको दूसरा नाम दे सकते हैं डिग्निशरीज। जैसे हमारे भारत की तरफ से अगर हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर जाते हैं, तो ये हमारे भारत की तरफ से डिग्निशरी हो गया, रिप्रेजेंटेटिव हो गया। ओके, तो ये उस जमाने की बात है 1994 की। लगभग 140 देश से भी ज्यादा के जो पॉलिटिशियंस हैं या फिर उस देश के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो वहां पे पहुंचे थे। नेल्सन मंडेला का कहना है कि अब कभी भी ऐसा नहीं होगा यहाँ पर, यानी साउथ अफ्रीका में, कि अब कोई एक इंसान दूसरे इंसान पर जुल्म करेगा। ऑपरेशन मीन्स जुल्म करना, ठीक है, हिंदी थोड़ी सी वीक है। जुल्म करना, अगर आप वहां की बात करें कि वहां क्या नजारा था उस वक्त में, तो डिस्क्राइब कुछ इस तरह से किया जाता है कि लाखों लोग वहां पर नाच रहे थे, गा रहे थे। वहां पे ब्लैक्स पीपल भी थे, व्हाइट्स भी थे, कलर्ड भी थे, ठीक है। तो कई सारे लोग थे। एक रेशियल हायरार्की होता है जिसमें सबसे ऊपर आते हैं व्हाइट लोग जो एकदम गोरे चिट्टे होते हैं, सबसे नीचे आते हैं ब्लैक लोग जो एकदम काले होते हैं, और इनके बीच में जो भी कलर है उसको कलर्ड कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से डिफाइन किया गया है बीबीसी के न्यूज़पेपर में ना। यहाँ पर एक्टिविटी है कि टेक्स्ट में, मतलब आप जो चैप्टर ये पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे कुछ आपको एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। जैसे कुछ सेंटेंस होगा, अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, इस तरह के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। आपको क्या करना है, इनके जो मीनिंग्स हैं कि क्या इस पूरे एक्सप्रेशन का मीनिंग है, वो इस कॉलम में से फाइंड करके उसको टिक मार्क करना है, ठीक है, मैच द फॉलोइंग करना है। तो कहानी शुरू होती है कुछ इस तरह से। 10 मई का दिन था, आसमान बिल्कुल साफ था। बीते कुछ दिनों से कई सारे लोग मेरे पास, यानी नेल्सन मंडेला के पास मिलने आ रहे थे। मैं दुनिया के लीडर्स से, यानी कि अलग अलग देशों के पॉलिटिशियंस से, उनके रिप्रेजेंटेटिव से क्लोजली सराउंडेड था, घिरा हुआ था। वो लोग शपथ से पहले मेरे पास मिलने आए थे। पहली बार ऐसा हो रहा था कि साउथ अफ्रीका में बाहर बाहर के जो लीडर्स हैं, विदेशों के जो लीडर्स हैं, वो आए हैं। ये सेरेमनी हमारे कैपिटल प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में हो रहा था, जो कि सैंडस्टोन से बना हुआ था। काफी वक्त से, काफी दशक से यहाँ पर गोरे लोगों का शासन यानी रूल हुआ करता था, और अब ये वक्त आ चुका है कि अब यहाँ पर सिर्फ गोरे नहीं रह गए, बल्कि हम लोग नॉन रेशियल गवर्नमेंट बना रहे हैं। यानी यहाँ पर व्हाइट्स भी होंगे, यहाँ पर ब्लैक्स भी होंगे, और यहाँ पर कलर्ड लोग भी होंगे। तो हर रंग के लोग अब से इस एम्फी थिएटर में आएंगे, बैठेंगे और हमारे डेमोक्रेसी का हिस्सा बनेंगे। मैं यानी नेल्सन मंडेला, मेरे साथ मेरी बेटी जेनानी भी है,
और पोडियम पर इस तरह का पोडियम होता है, आपने अपने स्कूल वगैरह में देखा होगा या फिर कहीं भी आपने देखा होगा। और पोडियम पर मिस्टर डी क्लर्क अभी शपथ ग्रहण कर रहे हैं, वो सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनेंगे। तो सबसे पहला पोस्ट होगा प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट के अंदर में एक होंगे फर्स्ट डेप्टी प्रेसिडेंट और एक होंगे सेकंड डेप्टी प्रेसिडेंट। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमारे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट है। एम्फी थिएटर एक ऐसी बिल्डिंग होती है जिस पर छत नहीं होता है और कई सारे जो सीट्स है वो सीढ़ियों की तरह आपको एक के पीछे एक इस तरह से देखने को मिलेंगे। अब सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क ने शपथ लिया, इसके बाद बारी आती है थैबो म्बेकी के। ये पहले डेप्टी प्रेसिडेंट बनते हैं और अब मेरी बारी आती है। मैंने कसम उठाया है कि मैं अपने संविधान को बना कर रखूंगा और मैं पूरी लगन से अपने देश के लिए और अपने लोगों के लिए काम करता रहूंगा। और जो भी हमारे गेस्ट आए हुए हैं या जो भी दुनिया के लोग हमें देख रहे हैं, उन सब से मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जब हम सब यहाँ मौजूद हैं तो हम सब अपने इस नए आजादी के लिए काफी खुश हैं। काफी वक्त तक हमने जो डिजास्टर, जो ह्यूमन डिजास्टर सहा, यानी एक ऐसा डिजास्टर जिसे खुद ह्यूमन ने बनाया, एक इंसान दूसरे इंसान पर जुल्म कर रहा, जो काफी वक्त तक हमारे ऊपर होता रहा, लेकिन आज हमें काफी गर्व हो रहा है कि हम सब एक ऐसे समाज में अब आ चुके हैं जहां ह्यूमैनिटी होगी। यानी अब ह्यूमन डिजास्टर नहीं होगा, अब ह्यूमैनिटी होगी। काफी वक्त तक लोगों ने हमसे रिश्ता नाता सब तोड़ लिया, हमें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया, लेकिन आज हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम अलग अलग देश के लीडर्स को होस्ट कर रहे हैं हमारे इस जमीन के ऊपर। मैं थैंक्स कहना चाहूंगा हमारे सभी इंटरनेशनल गेस्ट्स को यहाँ पर आने के लिए और हमारे इस जस्टिस की जीत में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये जीत सिर्फ जस्टिस की नहीं बल्कि शांति की भी है और ह्यूमन डिग्निटी, मानव इज्जत, हमारी इज्जत की भी जीत है। हम काफी ज्यादा डिग्निफाई हुए हैं, यानी हमारी इज्जत बढ़ी है, क्योंकि पहले लोग हमसे रिश्ता नहीं रखते थे, अब लोग हमसे मिलने आ रहे हैं। हमने शांति कायम किया है देश में, जो पहले भेदभाव चल रहा था उसको खत्म किया, हमने जस्टिस लाया है हमारे देश में। तो आप सब इसके गवाह बने हैं यहाँ पे, इसके लिए मैं आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। आखिरकार हमने हमारी आजादी पाली है और अब हम कसम खाते हैं कि हम अपने लोगों को आजाद कराएंगे गरीबी की बॉन्डेज से, आजाद कराएंगे डेप्रीविएशन से। डेप्रीविएशन मतलब जब किसी इंसान को उसका हक नहीं मिलता है तो कहते हैं कि उसको डिप्राइव किया जा रहा है, मतलब उसका हक मारा जा रहा है। तो अब हम लोगों को आजादी दिलाएंगे इन चीजों से, लोगों की जो सफरिंग है, जो दुख है, उसको खत्म करेंगे। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या किसी भी तरह का भेदभाव है उसको खत्म करेंगे। तो आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इस जमीन पर एक इंसान दूसरे इंसान पर जुल्म करेगा। अब ये जो हमारा अचीवमेंट है, इसकी ग्लोरी, इसका जो सूर्य है कभी अस्त नहीं होगा। जिंदाबाद हमारा अफ्रीका, जिंदाबाद रहे हमारी आजादी, हमेशा रहे। तो इस तरह से ये जो नेल्सन मंडेला का जो ऑटोबायोग्राफी है, जो स्पीच थी उनकी, ये मैंने आपको बताई। आगे वो क्या कहते हैं, कुछ वक्त के बाद देखो क्या होता है कि कुछ वक्त के बाद ऊपर से साउथ अफ्रीका की जो जेट्स है ना, वो गुजर रही होती है, हेलीकॉप्टर्स, ट्रूप कैरियर्स, मतलब सेना ले जाने वाले, ये सब वहां से गुजर रहे होते हैं। तो बहुत शानदार नजारा होता है। तो सब लोग ऊपर की तरफ देखते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ इस तरह से, है ना, झंडा वगैरह लेकर जो जेट्स वगैरह हैं उनके, वो वहां से गुजर रहे हैं। नाउ अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये कोई मिलिट्री की ताकत दिखाई जा रही है, ये दिखाया जा रहा हो कि देखो कितने प्रिसीजन के साथ,
कितना परफेक्ट काम कर रहे हैं ये लोग, हमारी जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, ट्रूप कैरियर्स। नहीं, ये क्या शो कर रहा है कि ये जो मिलिट्री है हमारी, ये हमारे डेमोक्रेसी से कितनी वफादार है। डेमोक्रेसी जो कि एक नई गवर्नमेंट है यहाँ पे, जिसको फ्रीली और फेयरली बेसिस पर चुना गया है, ये मिलिट्री उससे वफादारी दिखा रही है थ्रू दिस जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स शो। कुछ वक्त पहले की बात है, साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स और पुलिस के जो हाईएस्ट जनरल्स हुआ करते हैं, जिनके सीने पर बहुत सारे रिबन्स और मेडल्स हैं उन दिनों के, जब डेमोक्रेसी का रूल नहीं था, अब वो लोग मुझे सैल्यूट कर रहे हैं, वो मुझसे वफादारी निभा रहे हैं। हालांकि मैं ये नहीं भूला हूं कि अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है कि जब उन लोगों ने मुझे अरेस्ट किया था, सैल्यूट करने के बजाय उन लोगों ने मुझे अरेस्ट किया था। लेकिन अब वो लोग मुझे सैल्यूट कर रहे हैं, वो मुझसे वफादारी निभाने की कस्में खा रहे हैं। तो आखिरकार एक इम्पाला जेट फाइनली वहां से क्रॉस करती है, जो कि साउथ अफ्रीका के नए फ्लैग्स का शो दिखाती है। कुछ इस तरह से आपने कई सारे एरोप्लेन्स वगैरह को उड़ते हुए देखा होगा, जिसके पीछे से ना धुआं वगैरह निकलता है। जैसे हम अपने इंडिया में देखेंगे तो एयर शो होता है, तो एयर शो में हमारा जो जेट्स है उसके पीछे से धुआं निकलता है अलग अलग कलर का, जो आसमान में हमारे झंडे को सिग्निफाई करता है, दिखाता है, शो करता है। उसी तरह साउथ अफ्रीका के फ्लैग को भी वहां का जो जेट है वो इसी धुएं के तरीके से शो कर रहा है। तो ये जो झंडा है उसमें 5 कलर है, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। ओके, अब ये वो दिन है जब हमने 2 नेशनल एंथम प्ले करवाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 2 नेशनल एंथम। तो मैं नेल्सन मंडेला, मैंने 2 नेशनल एंथम इसलिए प्ले करवाए क्योंकि एक व्हाइट लोगों का नेशनल एंथम था जिसका नाम है नकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका, और दूसरा ब्लैक्स लोगों का था जो कि हमारे रिपब्लिक का बहुत पुराना एंथम था, डाई स्टीम। देखिए यहाँ पर जो रिपब्लिक वर्ड यूज किया जा रहा है ना, ओल्ड एंथम लिखा जा रहा है, ये आपको मैं तब बताऊंगा जब हम लोग एंग्लो बियर वॉर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑल दो, हालांकि अभी हमारे लोगों को लिरिक्स के बारे में नहीं पता है कि एक्चुअली ये जो गा रहे हैं नेशनल एंथम, आखिर इसकी लिरिक्स क्या है। लेकिन हाँ, जरूर बहुत जल्द ही ये लोग याद कर लेंगे अच्छे से लिरिक्स को। अब मेरे इस शपथ के दिन पे मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड के बारे में, ये वो वक्त था जब एंग्लो बियर वॉर हुआ। देखिए, एंग्लो बियर वॉर की बात करें तो इसको सेकेंड बियर वॉर या फिर साउथ अफ्रीकन वॉर भी कहा जाता है। बेसिकली ये वॉर जो है ये अंग्रेजों और साउथ अफ्रीका की जो रिपब्लिक है ट्रांसवाल, और जो दूसरी पार्टी है ऑरेंज फ्री स्टेट, इन दोनों के बीच हुआ था। ये लड़ाई अक्टूबर 1899 से मई 1902 तक चला था, और आखिरकार अंग्रेजों की जीत हुई, और ये जो दोनों पार्टी है साउथ अफ्रीकन रिपब्लिक और ऑरेंज फ्री स्टेट, ये दोनों हार गए। तो जो आप बार बार रिपब्लिक वर्ड देख रहे थे, तो इसी रिपब्लिक की बात हो रही थी, वो जो डाइस टीम गाना था, है ना। तो 20th सेंचुरी क्या होता है, देखिए 20th सेंचुरी मतलब 1901 से लेकर 20 सेंचुरी का टाइम। ठीक है, एक डिकेड में 10 साल होते हैं और हाफ में 50 ईयर्स। तो फर्स्ट डिकेड है यानी कि 1901 से 1910 का टाइम,
बेसिकली हमने एक्चुअल टाइमलाइन तो देख ही लिया एंग्लो बियर वॉर का, और इस वक्त नेल्सन मंडेला भी पैदा नहीं हुए थे। हुआ ये कि अपने ही लोगों ने गद्दारी कर दिया। साउथ अफ्रीका में पहले व्हाइट पीपल भी थे, व्हाइट स्किन पीपल भी, और ब्लैक स्किन यानी कि डार्क स्किन पीपल भी थे। अब जो इनमें से व्हाइट स्किन पीपल वाले हैं, इन्होंने गद्दारी कर दिया। ये अंग्रेजों के साथ जाके मिल बैठे और उनके साथ मिलकर एक रेशियल डोमिनेशन लगा दिया, अपार्थेड, जिसे हम अपार्थेड कहते हैं। ठीक है, इन्होंने इस सिस्टम को खड़ा किया। तो सिर्फ अंग्रेज ही नहीं, बल्कि अंग्रेजों के साथ कुछ अपने लोग भी थे जिन्होंने इस ऑपरेशन में जुल्म में उनका साथ दिया। जो स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया ना, ये बहुत बहुत हार्शेस्ट, बहुत इनह्यूमन, मतलब ऐसा जो इंसानियत के लायक नहीं था, इस तरह का स्ट्रक्चर इन्होंने क्रिएट किया। लेकिन आज जब हम इस 20th सेंचुरी के आखिरी डिकेड में हैं, आज जब मैं नेल्सन मंडेला 80 दशक देख चुका हूं, यानी कि 80 साल का हो चुका हूं, आखिरकार फाइनली हमने उस स्ट्रक्चर को खत्म किया और अब हमारे पास अधिकार है, आजादी है। भले हमारा स्किन का कलर कोई सा भी हो, लेकिन आज हम आजाद हैं, हमारे पास अधिकार है। इस आजादी के लिए, इस अधिकार के लिए न जाने कितने लोगों ने सैक्रिफाइसेस किया है, और उनके जो सफरिंग्स हैं, दुख परेशानी थी, उनकी जो हिम्मत थी, जो उन्होंने हिम्मत दिखाई हमें आजादी दिलाने में, ना तो उन्हें कभी गिना जा सकता है और ना ही कभी वापस किया जा सकता है। उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि आज जो भी मैं हूं वो उन्हीं अफ्रीकन पैट्रियट्स की वजह से हूं, उन्हीं अफ्रीकन देशभक्त की वजह से हूं। वो लोग जो मेरे से पहले आए और जो मेरे साथ आगे बढ़े, मैं उन्हीं के वजह से आज यहां तक पहुंचा हूं। मुझे बहुत अफसोस है कि आज मैं उन्हें थैंक्स नहीं कह सकता हूं, और ना वो ये देख सकते हैं कि उनकी सैक्रिफाइसेस फाइनली आज कामयाब हुई है। मुझे इस बात की बहुत दुख है जो अपार्थेड ने जिस तरह का सिस्टम क्रिएट किया था, इसके वजह से मेरे देश में मेरे लोगों के ऊपर बहुत गहरा जख्म हुआ है। हालांकि काफी वक्त भी गुजर जाए अगर, तो हमें इस जख्म से उभरने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जो भी ऑपरेशन, जुल्म, जो भी ब्रुटैलिटी हमारे ऊपर हुआ, उसका एक दूसरा एंगल भी है। हमारे पास काफी महान महान हस्तियां सामने आई, जैसे ओलिवर टैम्बूस, वॉल्टर सिसुलुस, चीफ लुथुलिस, यूसुफ डैडूस, ब्रैम फिशर्स, रॉबर्ट सुबुकवे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपार्थेड के अगेंस्ट में लड़ाइयां लड़ी। ये वो लोग थे जिनकी हिम्मत, जिनकी विजडम, जिनकी जेन्योरिसिटी हमें देखने को मिली। और ये सब इसलिए क्योंकि इतना जुल्मो सितम इन्होंने सहा कि इस तरह का कैरेक्टर इनके अंदर डेवलप हुआ। अगर ये जुल्मो सितम ना सहते, ये अपार्थेड का सिस्टम ना होता, तो शायद ही हमें इतनी महान हस्तियां देखने को मिलती। तो मुझे बहुत गर्व है ये कहते हुए कि मेरा देश भले ही मिनरल्स से भरपूर है, भले ही मेरे देश की मिट्टी में काफी सारे मिनरल्स हैं, लेकिन मेरे देश का जो सबसे कीमती मिनरल है, जो सबसे कीमती चीज है मेरे देश की, वो है मेरे देश के लोग। मेरे देश के लोग मेरे लिए डायमंड से भी ज्यादा प्योर हैं, डायमंड से भी ज्यादा अच्छे हैं, डायमंड से भी ज्यादा सच्चे हैं। इन्हीं लोगों के वजह से
हम इस स्ट्रगल में कामयाब हुए। हमने हिम्मत सीखा कि हिम्मत क्या होता है। मैंने काफी मर्द औरत को देखा कि कैसे उन्होंने सिर्फ एक आइडिया यानी डेमोक्रेसी इक्वालिटी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। मैंने देखा कि कैसे लोग जो है वो टॉर्चर सहते गए, कैसे लोगों ने आवाज उठाई इन अटैक्स के अगेंस्ट में, इन टॉर्चर के अगेंस्ट में, कैसे उन्होंने हिम्मत दिखाया, रेजिलियंस दिखाया। और इसीलिए कहा गया है, मैंने उनसे सीखा है इस चीज को, कि जो करेज होता है ना, जो हिम्मत होता है, हिम्मत का मतलब ये नहीं कि आप किसी चीज से डरते नहीं, बल्कि हिम्मत का मतलब ये है कि आपने अपने डर पर जीत पा लिया हो। बहादुर इंसान वो नहीं है जो कभी डरता ना हो, बल्कि बहादुर वो है जो अपने डर पर जीत पाले। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान पैदा होते ही किसी से नफरत करने लगता है सिर्फ उसके स्किन कलर की वजह से, या फिर उसके बैकग्राउंड की वजह से, या उसके रिलीजन की वजह से। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लोगों को सिखाया जाता है नफरत करना। तो अगर लोगों को नफरत करना सिखाया जा सकता है, तो उन्हें मोहब्बत करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि ह्यूमन का तो नेचर ही ऐसा है। हमारा, इंसानों का दिल ऐसा है कि हमारे अंदर प्यार भरा पड़ा है। जब मैं जेल में था, जब बहुत मुश्किल भरा वक्त था हमारे साथ, मैं, मेरे सिपाही, हम पर आखिरी हद तक जुल्म किया गया, उस वक्त वहां पे एक गार्ड थे। मैंने वहां उनके नजरों में कुछ वक्त के लिए ही इंसानियत देखी, और वही मेरे लिए काफी था कि मैं अपनी अच्छाई पर बना रहूं। इंसान की जो अच्छाई होती है उसे आप छिपा तो सकते हैं, लेकिन कभी भी खत्म नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये सारे स्टेटमेंट थे नेल्सन मंडेला के, जिसे मैंने अपने शब्दों में उनके पर्सपेक्टिव से कहा है। आगे नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं? हर इंसान की जिंदगी में दो जिम्मेदारी होती है। पहली जिम्मेदारी उसके परिवार, उसके माता पिता, उसके वाइफ, उसके बच्चों के प्रति। और दूसरी जिम्मेदारी उसके लोगों, उसके समाज, उसके देश के प्रति। अगर आप एक अच्छे सोसाइटी में, जहां सब चीजें नॉर्मल है, तो आप इन दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देशों में, जहां मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल है कि वो इन दोनों ऑब्लिगेशंस को, जिम्मेदारी को निभा सके। साउथ अफ्रीका में अगर एक इंसान ह्यूमन बींग्स की तरह आजाद रहने का कोशिश करता है, तो या तो उसे पनिश किया जाता है या उसे अकेला छोड़ दिया जाता है। साउथ अफ्रीका में जो इंसान अपनी ड्यूटी को पूरा करना चाहता है अपने देश के प्रति, उसे उसके फैमिली से ही निकाल दिया जाता है, उसके घर से निकाल दिया जाता है, उसे अकेली जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया जाता है। शुरुआत में मैंने कभी भी ऐसा नहीं चाहा कि मैं अपने लोगों को अपने परिवार से पहले रखूं। मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं अपने परिवार को सबसे पहले रखूं। लेकिन जब मैंने अपने देश के प्रति सर्विस देना स्टार्ट किया, अपने देश के प्रति काम करना शुरू किया, तो मैंने ये पाया कि ना तो मैं एक बेटे की जिम्मेदारी निभा पाया, ना एक भाई की, ना एक फादर और ना एक हस्बैंड की जिम्मेदारी निभा पाया। ऐसा नहीं है कि पैदा होते के साथ मैंने आजादी मांगनी शुरू कर दी। नहीं, मैं तो आजाद ही पैदा हुआ था। जहां तक मुझे पता है, मैं अपनी माँ के घर के आसपास के फील्ड में आराम से वहां पे आजादी से दौरा करता था। हमारे गांव में जो नदी बहती है उसमें आजादी से स्विम किया करता था। हम भुट्टे खाया करते थे वहां पे। हम बुल्स के ऊपर सवारी किया करते थे। तो बचपन में जहां तक मुझे लगता है मैं तो आजाद ही था।
और जब मैं बड़ा भी हुआ तब भी मैं आजाद था। जब तक मैंने अपने पापा की बात मानी, अपने कबीले का रीति रिवाज माना, तब तक मुझे किसी तरह की परेशानी सामने नहीं आई। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, जब मैंने देखा कि मेरा बचपन तो सिर्फ एक छलावा था, यानी एक ऐसा हकीकत जो रियलिटी में कभी था ही नहीं, जो आजादी हमें दिख रही थी वो आजादी कभी थी ही नहीं। जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि आजादी तो मुझसे कब की छीनी जा चुकी है, और इसी वक्त मैंने ठान लिया कि अब मैं आजाद होकर रहूंगा। जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे सिर्फ मेरे लिए आजादी चाहिए थी, जैसे देर रात तक बाहर रहना, जो मन चाहे वो पढ़ना, जहां मन चाहे वहां जाना। लेकिन बाद में समझ आया ये तो सिर्फ ट्रांजिटरी फ्रीडम्स थी, यानी कि ये सिर्फ कुछ देर की ही आजादी थी। जब मैं बड़ा हुआ, जोहान्सबर्ग में मैं पहुंचा, वहां पे मैंने अपने पोटेंशियल को पहचाना कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने काम की तलाश की, मैंने शादी किया, फैमिली बसाया। तो मुझे लगता था कि ये सब जो आजादी है ये मेरे लिए काफी है, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए मेरे लिए ये आजादी काफी है। लेकिन बाद में मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि मैं आजाद नहीं हूं, मैं हर तरह से आजाद नहीं। इवन जो मेरे जैसे दिखने वाले मेरे भाई हैं, जो मेरे जैसे दिखने वाली मेरी बहनें हैं, वो भी आजाद नहीं है। मैंने देखा कि सिर्फ मेरी आजादी मुझसे नहीं छीनी गई, बल्कि हर वो लोग जो मेरी तरह दिखते थे उनकी भी आजादी उनसे छीन ली गई। और यही वक्त था कि मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया, और जो मैं खुद के लिए आजादी की लड़ाई लड़ने वाला था, अब ये मेरी आजादी की भूख मेरे लोगों तक बढ़ चुकी थी। अब मैंने सोच लिया कि मैं अपने लोगों के लिए आजादी की लड़ाई लड़ूंगा, और यही वजह है कि मैंने अपने लोगों के आजादी के लिए लड़ाई लड़ा। और मैं ये चाहता हूं कि वो भी अपनी जिंदगी इज्जत के साथ जिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जिए। और यही से शुरुआत होती है कि मेरे जैसा एक डरा हुआ इंसान अब एक बोल्ड इंसान बन चुका था। मेरे जैसा कानून का पालन करने वाला इंसान अब कानून के नजर में एक क्रिमिनल बन चुका था। मेरे जैसा एक फैमिली को प्यार करने वाला हस्बैंड अब एक बेघर इंसान बन चुका था। मैं जो कभी अपनी जिंदगी से प्यार करता था, अब मैं एक साधु के तरह, सन्यासी के तरह रहने लगा था। तो मैंने ये देखा कि अगर मेरे पास गरीबी भी हो ना, तो मैं उसे एंजॉय नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास बहुत कम आजादी है। मुझे ये आजादी नहीं है कि मैं आराम से कहीं भी घूम फिर सकूं। अगर मुझे ये पता है कि मेरे लोग आजाद नहीं हैं, तो फिर मैं कैसे आजाद हो सकता हूं? फ्रीडम इज इंडिविजिबल। जो चेन मेरे किसी भी लोग के ऊपर बंधी हुई है, मानो कि कोई आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है, उसे आजादी नहीं मिल रही, तो अगर कोई एक इंसान ऐसा है हमारे जैसा जिसे उसकी आजादी नहीं दी जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसके जैसे दिखने वाले हम सब की आजादी हमसे छीन ली गई है। तो अगर किसी एक इंसान के ऊपर चेन बंधा हुआ है, तो मतलब वो चेन, वो बंदिश हम सभी के ऊपर है। और अगर मेरे सभी लोग उस चेन में बंधे हुए हैं, तो यानी वो चेन मुझ पर भी है। मैं ये तो जानता हूं कि एक न एक दिन सब आजाद होंगे, क्योंकि जिस इंसान ने दूसरे इंसान की आजादी को छीना है, वो सिर्फ और सिर्फ
नफरत से भरा हुआ है, जिस दिन उसके दिल से ये नफरत खत्म होगी तो वो भी हमारी आजादी को पहचानेगा और हमें इज्जत देगा, हमारी डिग्निटी देखेगा। वो सिर्फ अपने उस प्रिजुडाइज के नजरिए के पीछे बंधा पड़ा है जो उसने नफरत से बनाई है। प्रिजुडाइज मतलब क्या होता है कि बिना किसी वजह के किसी को नापसंद करना, मतलब कोई वजह नहीं है लेकिन आप उसको पसंद नहीं करते हैं, उसके खिलाफ आप गलत निगेटिव सोचते हैं। निगेटिव थिंकिंग लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है, निगेटिव थिंकिंग। और क्या कहते हैं नेल्सन मंडेला कि जो ऑपरेस्ड हैं, जिन पर जुल्म हो रहा है या जिन पर जुल्म किया जा रहा है या जो जुल्म कर रहे हैं, ठीक है, जिन पर जुल्म किया जा रहा है वो हो गया ऑपरेस्ड, और जो जालिम है जो जुल्म कर रहे हैं वो है ऑपरेसर। इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि इनके अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी है, इनके अंदर अब इंसानियत नहीं बची है। जिस दिन इनके अंदर इंसानियत आ जाएगा उस दिन ये लोग भी आजाद हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल। यही आपका पूरा चैप्टर था जिसको मैंने नेल्सन मंडेला के शब्दों में क्लियरली डिफाइन किया अच्छे से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा चैप्टर, क्योंकि मैंने उन्हीं के शब्दों में, जैसे उन्होंने भाषण दिया होगा उस वक्त में, उसी भाषण में मैंने कोशिश की इस पूरे चैप्टर को आपको समझाने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए इतना एफर्ट किया जा रहा है। तो आप अगर शो करेंगे अपने तरफ से प्यार, रिस्पेक्ट, तो थोड़ा इंकरेजमेंट मिलेगा, है ना। सो थैंक यू सो मच एंड गुड बाय, टेक केयर।